हेलो। हेलो। ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ चुटको। फर्स्ट क्लास। हाँ ऑटो वोट लगा दे। हाँ बिंदास। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग जी। आ जाओ सारे के सारे। बताओ जी, क्या कर रहे थे बेटा हम? कौन से टॉपिक पे चर्चा चल रही थी? अच्छा, आपकी तो फाइल सेव होगी ना? हाँ देखो बच्चों, वर्ब हमारा चल रहा था बेटा, और वर्ब में हमने डिलेक्सिकल जो है ये वर्ब स्टार्ट की थी, और जिसको मैंने कहा था कि अगली क्लास में थोड़ा इंट्रो देके और मैं फिर आगे उससे बताऊं। डिलेक्सिकल वर्ब का मतलब क्या था आपको याद होगा। डिलेक्सिकल वर्ब का मतलब बेटा जिसका नॉर्मल कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उसका सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वहां एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने ये बोला वी हैड अ टॉक और वी टॉक्ड, बात तो बराबर है। वी हैड अ टॉक बोलने का एक अलग तरीका, एक अलग लहजा है, जिसमें टॉक पर और ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा स्टाइलिश वे में बोलने की कोशिश की गई। तो डिलेक्सिकल वर्ब क्या करती है? डिलेक्सिकल वर्ब अपने आप में, डिलेक्सिकल वर्ब अपने आप में जो वर्ब है, ठीक है, उसको यूज करती है और वर्ब को नाउन में भी कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, खाने ठीक है बेटा। तो ये वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देती है, अपने से पहले आर्टिकल ले लेती है, ठीक है, और बाकी अलग अलग डिलेक्सिकल वर्ब के थोड़े अलग अलग फॉर्मेट है जिनको हम जानेंगे। तो अल्टीमेट ऐसे ये चीजें कर रही होती है। ठीक है, यहां तक आपने एग्जाम्पल लिखा। एक और ध्यान से सुनेगा बेटा। इसी के नीचे अगला एग्जाम्पल है, ठीक है, इसी के नीचे अगला एग्जाम्पल है। तो मां सरस्वती का ले नाम और करते हैं आज का भी शुभारंभ। देखो भाई, इसी के नीचे, मतलब मैं ये कह रहा हूं इसी के नीचे जो अगला एग्जाम्पल है वो लिखना है। इसमें ना खाने की बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ी अच्छी खासियत होती है बेटा। ऐसा हो सकता है कि वर्ब एडजेक्टिव ले ले। आप बोलोगे बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता सर, वर्ब तो एडवर्ब लेगी। भाई एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन लेगा, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल। सपोज करो मैं ऐसा बोल रहा हूं वी, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं आई शावर्ड, मैंने शावर लिया था, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, आई शावर्ड, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी। और मैं बोलूं बेटा मैंने ठंडा शावर लिया था, मैंने ठंडा शावर लिया था, मैंने गर्म शावर लिया था, मैंने गर्म शावर लिया था, मैंने ठंडा शावर लिया था, कैसे बोलूंगा? आई शार्ड हॉट, आई शार्ड कोल्ड। या तो मैं बोलूंगा बेटा आई शार्ड, ठीक है, विद हॉट वाटर या विद कोल्ड वाटर, या तो ऐसा बोलना पड़ेगा। या मेरे पास एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है बेटा? आई हैड अ शार कर दूं, ठीक है, आई हैड अ शार कर दूं, तो शार क्या बन जाएगा? नाउन, क्योंकि ये इससे पहले क्या आ गया? आर्टिकल। लेकिन एक बात है, ये वर्ब थी जिसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? नाउन।
अब बेटा मैं चाहूं तो इस नाउन से पहले एडजेक्टिव भी लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई हैड अ हॉट शावर या आई हैड अ कोल्ड शावर। लो जी, बन गया। वेरी गुड। इसका क्या सीखा कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप डिलेक्सिकल वर्ब को यूज करते हैं, ये डिलेक्सिकल वर्ब आपने यूज की है, डीवी लिख दो बेटा, डिलेक्सिकल वर्ब आपने डिलेक्सिकल वर्ब यूज की है, तो वो नाउन में कन्वर्ट कर लेती है उस वर्ब को, तो उससे पहले आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं क्योंकि आर्टिकल। एक खासियत इसकी ये भी है, ठीक है। चलो, तो क्या सर हमेशा सेम फॉर्मेट रहता है डिलेक्सिकल वर्ब में कि डिलेक्सिकल वर्ब आएगी, आर्टिकल आएगा और उसके बाद? ऐसा नहीं बेटा। डिलेक्सिकल वर्ब का फॉर्मेट जो होता है वो 90% सेम ही रहता है कि डिलेक्स सब्जेक्ट होता है, डिलेक्सिकल वर्ब होती है, आर्टिकल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिखता है बेटा? या तो एडजेक्टिव होगा तो होगा, और उसके बाद नाउन दिखता है जो टेक्निकली वर्ब ही होती है, ठीक है। 90% ऐसा होता है, मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये डिलेक्सिकल वर्ब का काम होता है। अब डिलेक्सिकल वर्ब के क्या क्या फंक्शन है, चलो उसको जरा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसी के नीचे आपने जो है एक फॉर्मेट स्टार लगा के लिखना है कि मैंने आपको कहा सब्जेक्ट आएगा बेटा, फिर मैंने कहा डिलेक्सिकल वर्ब आएगी, हाँ, उसके बाद मैंने कहा बेटा आर्टिकल आएगा, हाँ, उसके बाद हो जाएगा एडजेक्टिव, हाँ, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो टेक्निकली क्या होगी बेटा? एज अ नाउन, एज अ नाउन, इसलिए उससे पहले एडजेक्टिव भी हो सकता है, हाँ। लेकिन आप क्या बोलोगे? इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस, हाँ, ब्रैकेट नॉट ऑलवेज। ज्यादातर केसेस में डिलेक्सिकल वर्ब का आपको सेम फॉर्मेट दिखाई देगा बेटा, हमेशा नहीं। तो कब बदलेगा वो सारी डिलेक्सिकल वर्ब के भी लिखवा दूंगा मैं, जितने चीजें पेपर में पूछी जाती हैं, तो वहां से हम इसको टैकल कर लेंगे। तो सब्जेक्ट, डिलेक्सिकल वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो एज अ नाउन यूज होगी, ज्यादातर ऐसा है। सो डिलेक्सिकल वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब वर्ब पर ज्यादा फोकस करने के लिए, ठीक है, उस वर्ब को नाउन की तरह ट्रीट करती है और आर्टिकल उससे पहले लेती है। अब इसमें क्या होता है बेटा? डिलेक्सिकल वर्ब के पास क्या होता है? वेरी लिटिल मीनिंग। अच्छा, वेरी लिटिल मीनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल ही ना के बराबर मतलब, वेरी लिटिल मीनिंग। इसीलिए इसको एम्प्टी वर्ब भी कह दिया जाता है, याद है ना? तो इसकी डेफिनेशन में ऐसे लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा लंबा चौड़ा चार्ट नहीं लिखवाना चाहता। और ये आपको सारा का सारा फोकस किस पे होता है बेटा? इस पर फोकस ऑन दिस नाउन, नाउन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोकस सारा इस पर होता है। इसके पास तो ना के बराबर मीनिंग होता है, ये चीज याद रखनी है। तो पूरी कहानी को अगर सिर्फ बोल के बताऊं तो डिलेक्सिकल वर्ब एक वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करती है, उससे पहले आर्टिकल लगा के, ठीक है, और सारा फोकस उसी पर रखती है। ये बात को कहने का एक स्टाइलिश तरीका है। उससे पहले आप चाहें तो एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बेटा एम्फेसाइजिंग वर्ब भी कह दिया गया। अब कौन कौन सी डिलेक्सिकल वर्ब्स होती है, क्या है, उनके एग्जांपल्स लिखवा दूंगा, कहानी खत्म हुई मेरे बच्चे। लिखो आप यहां तक पहले। ठीक है, ये तो हो गया होगा कॉपी आपका, ये तो हो गया होगा बेटा कॉपी। मिटा दो उसको, यहीं ले ले। तो ज्यादातर केसेस में आपको ये फॉर्मेट दिखाई देता है। अब हमारे पास जो डिलेक्सिकल वर्ब्स होती हैं बेटा, वो होती है साथ साथ एक बार मेरे साथ ही कॉपी कर लीजिएगा। हैव, टेक, मेक, गिव, ठीक है, गो और डू, ये डिलेक्सिकल वर्ब। हैव, टेक, मेक, गिव, गो, डू। अब इनके एग्जाम्पल्स याद रखने, मतलब इस तरीके से फॉर्मेट है। तो एक एक जितने जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो लिखवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का।
अब बेटा थोड़ा कलाइयों को यूं घुमा लो, हाँ तैयार हो जाओ, कॉपी करना है बहुत सारा। ठीक है, डन। तो सबसे पहले हैव से चालू कर दे बेटा। बच्चा पूछ रहा है क्या हमेशा इससे पहले आर्टिकल होगा? अब मैंने अभी अभी क्या बोला बेटा, जो जिसमें होगा वो सारी चीजें लिखवा दूंगा मैं, जिस जिसमें एग्जाम्पल होगा। कर लो आप यहां तक। खुद से फिर कंफ्यूज, पता है कोई और हमारा दुश्मन नहीं, आईने में देखा तो मैं खुद खुद को नजर आया। हाँ समझ आया ये जो मैं कह रहा हूं? कोई और थोड़ा ना तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, तुम खुद खुद को कंफ्यूज किए बैठे हो पगले। ठीक है ना? तो आप खुद ही खुद को कंफ्यूज कर लेते हो, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। मैं पानी पी लूं, फिर फॉर्म में आते हैं वापसी। टिप 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 टिप। ठीक है, चलो अब सबसे पहले डिलेक्सिकल वर्ब हैव के बारे में जान लेते हैं। सर ये डिलेक्सिकल वर्ब हम कहां स्टाइल मारने के लिए यूज करते हैं? आप हैव को यूज नहीं करते हो। लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव योर ब्रेकफास्ट। तो कई बार क्या हो जाता है बेटा, आर्टिकल की जगह कोई डेटर्मिनर योर हिज वगैरह ऐसे भी देख देते हैं। तो पहले हैव का जिक्र करते हैं। बेटा हैव कहां कहां यूज करते हो आप, इसको लिख लीजिएगा। जैसे आप यूज करते हो हैव अ मील, ठीक है, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ लंच, बोलते ना, डिनर, हैव अ स्नैक, ठीक है, हैव अ कप ऑफ टी। अब देख रहे हो यहां क्या हुआ बेटा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एज अ नाउन, या याद रखना खाली नाउन भी हो सकता है जो पहले से नाउन हो, जैसे लेट्स हैव सम टी। अब वहां हैव का कोई मतलब ही नहीं है बेटा। अगर मैं बोलता हूं ना लेट्स हैव टी, तो टी का ही है मतलब कॉफी, मतलब टी पे ही फोकस है, ठीक है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, तो हैव अ कप ऑफ टी में हैव अ कप ऑफ टी पे फोकस है, हैव का तो मतलब ही नहीं होता। चलो ऐसे बोलते हो आप, लेट्स हैव अ चैट, ठीक है, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम, आई हैड अ टॉक विद देम, आई हैड अ डिस्कशन विद देम, ठीक है, हैव अ शार, शार की बजाय आप ये भी बोलते हो हैव अ बाथ, ठीक है, हैव अ वॉश, हैव अ ब्रेक, हैव अ हॉलीडे, कहते ना छुट्टी ले लो। अब हैव सम रेस्ट या हैव अ रेस्ट, ये हो गया। दे हैड अ डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया था, ठीक है, झगड़ा हो जाना क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट। या दे हैड अ फाइट, लड़ाई में फाइट भी वर्ड यूज करते हो। या एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट शब्द यूज करते हो, ठीक है। या बेटा लड़ाई के लिए क्वर्ल।
ये चीज यहां पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैव अपने आप में ऐसे आप यूज करते हुए दिखाई देता है बेटा आपको। तो जब मैंने सारे फॉर्मेट ही बता दिए, इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है, तो आपको टेंशन किस बात की है? ये तो उल्टा ये कहोगे सर हमारी तो स्पोकन भी सुधर रही है इससे। तो मैंने बोला बेटा आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट। अरे मैंने तो अच्छा ब्रेकफास्ट किया था, आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैड अ टॉक, वी हैड अ लॉन्ग टॉक। अरे हमारी तो भाई बहुत लंबी बातचीत हुई थी, आप ऐसे लिख देते हो बेटा। नेक्स्ट दे हैड अ क्वार्रल, और दे हैड अ सीरियस क्वार्रल, सीरियस फाइट, सीरियस आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। यू शुड हैव अ लुक, यू शुड हैव अ लुक, बोलते नहीं हो हैव अ लुक, अरे देखो तो सही, अरे आइए तो सही, याद आई मूवी तो हम ये बोल लेते हैं यू शुड हैव अ लुक एट दिस, अरे तुम्हें इसको देखना चाहिए, यू शुड हैव अ लुक एट दिस, तुम्हें इसको देखना चाहिए। तो ये चीज हम बोलते हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ स्विम, वी आर गोइंग टू स्विम भी तो बोल सकते थे, वी आर गोइंग टू हैव अ स्विम, तो आप उसे ऐसे बोल सकते हो। तो सिर्फ आप समझ रहे बेटा, बोलने का नखरा जो लहजा होता है ना वही है। अच्छा, इसी का एक भाई होता है बेटा, मैंने कहा था ना कॉपी करने के लिए तैयार हो जाओ, इसी का एक भाई होता है टेक। ये बहुत छोटा यूज होता है इसका, टेक भी तो मैंने कहा था ना अपने आप में जो है बनती है डिलेक्सिकल वर्ब। टेक भी यूज होती है बेटा, टेक अ बाथ, हैव अ बाथ, टेक अ बाथ, हैव अ शावर, टेक अ शावर। ठीक है ना, तो हैव भी यूज होता है उसमें, हैव अ वॉश, टेक अ वॉश, हैव अ बाथ, टेक अ बाथ। तो सेम टेक यूज होती है बेटा, ऐसे बोलते हैं हैव अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। ठीक है, हैव अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट, हैव सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट, आप दोनों यूज बोल सकते हो। ठीक है, हैव अ हॉलीडे, टेक अ हॉलीडे, तो इसमें दोनों यूज होते हैं, हैव भी और टेक भी। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैंने ये बोल दिया ही हैड अ कोल्ड शावर, तो ये सही है, तो आप इसमें ये भी कर सकते हो बेटा ही टुक अ कोल्ड शावर, दोनों सही है, दोनों के दोनों सही। तो टेक का तो बहुत छोटा सा रोल है बेटा, बहुत छोटा सा रोल है। ठीक है, लेट्स हैव अ वॉक, लेट्स टेक अ वॉक, लेट्स टेक अ वॉक, चलो थोड़ा चल लेते हैं। तो लेट्स वॉक की जगह आपने बोल दिया लेट्स टेक अ वॉक, तो ऐसे आप टेक को यूज करते हैं, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे होता है बेटा, वी आर गोइंग टू हैव अ स्विम, वी आर गोइंग टू टेक अ स्विम, टू हैव अ स्विम, टू टेक अ स्विम, इसी में लिख लो। बट ये आप इसमें ऐसे इन चीजों को यूज कर पाओगे। तो टेक तो बहुत छोटा यूज है। कॉफी पियोगे? नहीं? आर्ग्यूमेंट का नहीं पता इसको है। वो है यहां तक कॉपी भाई? नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारे पास गिव। अब गिव की बात करते हैं बेटा, आप ये नहीं बोलते चल हंस के दिखा, चल हंस, गिव मी अ लाफ, कहता लाफ तो भाड़ में गया, आई विल गिव यू अ स्लैप तो थप्पड़ दूंगा मैं तेरे को।
तो गिव मी अ किक, गिव मी अ लाफ, गिव मी अ क्राई, चल रो के दिखा। तो गिव ऐसे यूज होता है बेटा। तो मैंने बोल दिया ना, गिव मी अ लाफ, चल हंस के दिखा। मैं रो वहां, मैंने रो नहीं दी। सुना ये गाना, बड़ा अच्छा गाना। चलो जानी का है। गिव मी अ शाउट, गिव मी अ विशल, ठीक है। गिव मी अ स्माइल, आप स्माइल यूज कर लेते हैं भाई। गिव मी अ लुक, एक होता है पल भर देखना, गिव मी अ ग्लैंस, पल भर देखना। गिव मी अ किक, मैंने गिव हिम अ पंच, तोड़ दो उसका मुंह। गिव हिम अ स्लैप, गिव मी हिम अ पुश, धक्का लगा है। गिव हिम अ नॉक, गिव हिम अ हग, ठीक है। गिव द डॉग अ किस, ठीक है, आप ऐसे जा सकते हैं। गिव हिम सम एडवाइस, बेटा एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है ना, एन एडवाइस इसलिए नहीं लिख सकता, उसको एक सलाह दे दे। गिव मी एन आंसर, मुझे एक आंसर दे इसका ढंग से। तो आंसर मी या गिव मी एन आंसर, दोनों का मतलब सेम भी नहीं हो गया बेटा। डोंट गिव मी अ लेक्चर, भाषणबाजी मत कर, बोलते हो आप। गिव मी अ स्पीच, स्पीच भी यूज होती है बेटा। गिव हिम अ वार्निंग, तो इस तरीके से आप यूज करते हो बेटा गिव को। इसके अलावा आपको भाई गिव कहीं भी नजर नहीं आता है। सुना हुआ है, अविनाश भाई ने सुना हुआ है, जानी वे जानी है। अच्छा, मैंने आज सभी सुबह ही मतलब सुना गाना, गाड़ी में ऐसे रैंडम नहीं चल जाता कई बार यूट्यूब पे, तो अच्छा लगा। गिरधारी, हाय सर। गिरधारी थोड़ा पुराना सा नाम नहीं रख दिया है गिरधारी भाई? थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा जैसे बड़ी एज का कोई बच्चा है वो पढ़ने लग रहा है। टीचर तो नहीं हो आप इंग्लिश के? है हर बैच में होता है मतलब 4 से 5 टीचर्स जो है एडमिशन लेते हैं। क्योंकि टीचर्स मेरे पास इंग्लिश के क्यों पढ़ लेते हैं, उनका एक कारण है, मैं रूही से नहीं पढ़ाता तो उन्हें मजा आता है। वो कहते हैं सर फिर हम जैसा आप पढ़ाते हो वैसा पढ़ाते हैं, बच्चों को मजा आ जाता है। तो गिरधारी नाम से ऐसा फील आ रहा है कि टीचर हो। अगर स्टूडेंट का गिरधारी नाम है तो फिर हार्ड लग थोड़ा। अब आपकी गर्लफ्रेंड कहेगी मेरा बॉयफ्रेंड आ गया गिरधारी, टनन टनन, है ना, थोड़ा सूट नहीं करेगा गिरधारी। कहता तुम्हारी बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? गिरधारी है। लेकिन गिरधारी जिस दिन इंस्पेक्टर बन गया या भाई ठीक है एक बढ़िया सी पोस्ट ले ली, उसी दिन ये नाम भयंकर लगेगा सब, समझ रहे हो? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गिरधारी, अब वजन आया नाम में, है ना, मतलब साला सारा खेल नौकरी का है भाई। ये ध्यान रखना। चलो जी, महानुभाव, ये कॉपी हो गया भाई आपका, मान लो इस पे आगे हो गया अब तो। हाँ प्रभु, तो आपने गिव, अब आप कॉपी कर रहे होगे, है ना? अच्छा, तो मैंने ये बोल दिया जैसे बेटा ही गेव मी अ लाउड लाफ, ऐसे जब आप कहीं हंसते हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मैंने बोल दिया शी गेव हिम अ हैप्पी स्माइल, ठीक है। नेक्स्ट, ही
गिव हिज फ्रेंड अ किक, लात मार, तो लात मार, ठीक है। तो ये करते हैं, आई हैव टू गिव अ स्पीच नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तेरे भाई को बोले तो एक स्पीच देने गए, तो ये बोल देते हैं बेटा। तो ऐसे यूज होती है अपने आप में गिव। सम एडवाइस के बाद क्या लिखा है, एन आंसर, एन आंसर, अ लेक्चर, अ स्पीच, अ वार्निंग। बेटा गिव में आप पुश हो गए ना, धक्का देना। कई बार गिव में आप पुश ये भी होता है कि थोड़ा मोटिवेट करना। जैसे होता है ना, अगर आपकी इतनी तनख्वाह होगी तो ये चीज आपको दैट विल गिव यू सम पुश, तो आपको थोड़ा मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी। ठीक है बच्चे। एरर कैसे आएगा, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें एरर नहीं आएगा, ये नो एरर होगा। और अगर ये नो एरर होगा तो वो कैसे नो एरर करोगे, ये भी तो खतरनाक है। अब ये धजिया नहीं उड़ाई मैंने, अभी सीरियल प्री आज 4 बजे क्लास होगी बेटा, सीरियल 2023 के सारे प्री के एरर्स में कराने लग रहा हूं। मैंने 2023 के वो एरर्स कराए। इमेजिनेशन वाला पार्ट तो तुम्हारा भी हो सकता हो, इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन समझा। सारे टीचर्स ने जो यूट्यूब पर एनालाइज कराया उनका देखा तुमने। ये टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, अरे टेंस ही नहीं है वो। तो बेटा जो तुम सोचने लग रहे हो उसमें ध्यान से सुनो चीजों को। तो जो हवाबाजी दिखा रहे हैं, छोटा छोटा ऊपर के बच्चे को समझा दिया, कहां पेपर निकलते हैं। एक्सप्लेनेशन जो टीचर्स करा रहे हैं वो गलत करा दी, इसलिए चीजों को थोड़ा ध्यान से लेके चलो। ढंग से पढ़ोगे, ढंग से देखोगे चीजों को, एग्जाम में आसान लगेंगी चीजें। नेक्स्ट देखो शेर पुत्र, मेक। अगली हमारे पास देखो मेक पॉजिटिव वर्ब भी थी बेटा, और यहां मेक क्या है, ठीक है, यहां मेक क्या है, अपने आप में डिलेक्सिकल वर्ब। जैसे मेक अ कमेंट, एक कमेंट पास कर दो, ठीक है। मेक अ नॉइस बोलते ना, मेक अ नॉइस, शोर मचाना, ठीक है, आप यूज करते हो। मेक अ प्रॉमिस, प्रॉमिस करना तो प्रॉमिस मी, मेक मी अ प्रॉमिस, ऐसे आप यूज कर सकते हो। मेक अ सजेशन, तो अब आप सजेशन के केस में भी इसको यूज कर लो बेटा, ठीक है। मेक अ सजेशन, मेक अ चॉइस, मेक अ प्लान, मेक अ डिसीजन, आप यूज करो। मेक एन अपॉइंटमेंट। तो बस ये लिखाने से क्या हो जाएगा, आपको याद रहेगा। हाँ, मेक अ साउंड आप यूज करते हो। मेक अ सजेशन तो लिखा दिया ना। मेक अ पॉइंट, हाँ मेक अ पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेक ज्यादातर आप यूज करते हो बेटा। मेक प्लान्स भी हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है, या मेक एन इंक्वायरी हो सकता है। ज्यादातर आपको ऐसे मेक वर्ब दिखाई देती। तो मैंने बोल दिया भाई कोशिश करो, ट्राई नॉट टू मेक अ नॉइस, शोर ना करने की कोशिश करो यार। ट्राई नॉट टू मेक अ नॉइस, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मेड एन अरेंजमेंट, तो ऐसे आप मेक वर्ब का यूज करते हो। 4 बजे से जीके की क्लास है। जीके गया बाढ़ में चला, मेरे को इंग्लिश की क्लास में चाहिए तुम, मुझे इंग्लिश में महारथी बनाने हो, जीके की बाद में देख लियो। हो गया बेटा ये कॉपी। यहां से आपकी अब कहानी बदलेगी। नहीं हुआ है कर ले भाई तू पहले, क्योंकि अब गो वर्ब है वो थोड़ा सा, ठीक है, चेंज करेगा चीजों को।
कल इंस्टा की वीडियो बहुत कॉमेडी वाली थी। अच्छी थी, क्लास की किसी ने डाली हुई थी, बच्चे ने, तो स्टाफ ने डाल दी। ठीक है भाई। तो इस तरीके से मेक वगैरह आप यूज करते हो। तो मतलब आपको ये अल्टीमेट अभी साथ साथ याद हो जाएंगे बच्चे, आपको पढ़ने नहीं है बाद में, है ना। तो इनको याद रखना बेटा, याद हुए गए होंगे साथ साथ। लेकिन यहां से अब मैं स्पीड करूंगा स्लो, क्योंकि यहां से आपको समझना है गो वर्ब को, क्योंकि ये ऐसे नहीं है बेटा, इसमें चेंज है। जो गो डिलेक्सिकल वर्ब है वो अलग ढंग से यूज होती है, तो इसमें चेंज है। सर कैसे यूज होती है गो डिलेक्सिकल वर्ब, जरा बात को बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप गो को यूज करते हैं तो बेटा बड़ी अनोखी चीज सिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा आज आपको, ठीक है। इसमें याद रखिएगा बच्चे, आप गो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और ये अकॉर्डिंग टू टेंस, ऑब्वियसली बात है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू क्या चलेगी, टेंस। कोई भी टेंस मॉडल जो भी आपको बनाना है आप उसके हिसाब से इसको चला सकते हो। मतलब सर गो के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हो, बिल्कुल भाई डायरेक्ट लगा सकते हो। गो के बाद डायरेक्ट वर्ब की, कितना अजीब लगेगा। इसलिए सीरियल मेंस में पिछले से पिछले मेंस में ये क्वेश्चन आया, बच्चे बिंदास छाती चौड़ी करके ठीक करके आए। क्यों करा रखा है भाई, करा रखा है इसीलिए। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं ना बेटा, मैं शॉपिंग पे जा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, बोल सकते हो ना ऐसा, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। इसी का एक शॉर्टकट होता है बेटा, आई एम गोइंग शॉपिंग। ये था वो एग्जाम का क्वेश्चन। तो आप इसे टेंस के हिसाब से यूज करो, डायरेक्ट लिख दो आई एम गोइंग शॉपिंग। भाई कितना अजीब लगेगा, लेकिन ये सही है, आई एम गोइंग शॉपिंग। तो बच्चे ने क्या सोचा, दो दो आईएनजी एक साथ आ रही है, तो बिल्कुल सही है भाई। सपोज करो मैं बोलता हूं मैं हर संडे शॉपिंग पे जाता हूं, ठीक है, तो क्या बोलेगा बंदा, आई गो शॉपिंग। मैंने बोला टेंस के हिसाब से बदलेगी, तो आई गो शॉपिंग एवरी संडे। या आप इसे क्या बोलते बेटा, आई गो फॉर शॉपिंग, तो वो फोर हटा देता है। ये डायरेक्ट आप इसे यूज कर सकते हैं। सो आई गो शॉपिंग या आई एम गोइंग शॉपिंग, जो भी टेंस के हिसाब से चलेगा भाई। आई विल गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग पे जाऊंगा तो आई विल गो शॉपिंग। तो ये क्या लगेगा अजीब, लेकिन ये सही है। मैंने कहां जा रहा है, कहता स्विमिंग करने जा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू स्विम। इसी को आप क्या बोल सकते हो, आई एम गोइंग स्विमिंग, आई एम गोइंग स्विमिंग। तो देखो जब आप ऐसा बोलोगे तो अजीब लगेगा बेटा, बट वो सही है, आई एम गोइंग स्विमिंग। तो देख रहे हो दो आईएनजी आपको एक साथ दिखाई देंगी, जो कि बेटा अपने आप में सही, क्योंकि जानबूझ के मैंने कॉन्टिन्यूस बना दिया, ठीक है। तो मैंने बोल दिया यार एक काम करें, शॉपिंग पे चले क्या या स्विमिंग पे चले क्या, तो शैल वी गो, ठीक है, शैल वी गो स्विमिंग। ये चीज, तो यहां आप लगा सकते हो बेटा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसको हटा के आप ये लगा सकते हो, तो आप ये भी लगा सकते थे ना, ठीक है। आई गो टू शॉप, आई एम गोइंग टू स्विम, शैल वी गो टू स्विम, उसको हटा के आप डायरेक्ट ये लगा, ठीक है।
तो आई एम गोइंग टू स्विम, आप ये बोल सकते हो। तो आई एम गोइंग स्विमिंग, स्विमिंग पे जा रहा हूं। तो इस तरीके से गो के साथ आप डायरेक्ट बोल सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला वे तो शॉपिंग पे गए हैं, वे तो शॉपिंग पे गए हैं, तो दे हैव गॉन शॉपिंग। अब बताओ बेटा, अगर मैं ये टॉपिक ना पढ़ाऊं तो आप पेपर में फंस जाओगे। इसको नो एरर थोड़ा ना करके आते, आप तो एरर निकाल लेते, ठीक है, आप तो एरर निकाल लेते, जबकि ये क्या है चीज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम डांसिंग पे जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग डांसिंग। तो आज के बाद आपको ये अजीब लगना बंद हो जाएगा, अजीब लगना बंद हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। सो जो कॉमन टॉक होते, मैं हर दिन रनिंग पे जाता हूं, और ये तो डायलॉग बोलना पड़ता होगा बेटा आपको। सो आप पता है क्या बोलो, आई गो रनिंग एवरी डे, आई गो रनिंग एवरी डे, आई गो रनिंग एवरी डे। ये तो यूज करना पड़ता है बेटा आपको, तो आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो। सो इसमें क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा। आई गो रनिंग मतलब दौड़ने जाते हो, वी आर गोइंग डांसिंग मतलब डांस करने जा रहे हो। तो मेन वर्ड मीनिंग यही है, शॉपिंग करने जा रहे हो। तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है कि ऐसा कुछ टक 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 करके जाने का। तो ये चीज है, खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग ईटिंग, सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग स्लीपिंग। तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो डायरेक्ट ये कॉमन एक्टिविटीज जो होती है ना बेटा, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। डन है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टार, आप गो यूज करो, फिर एक फोर प्रेपोजिशन यूज करो, और फिर आर्टिकल ए यूज करके इसके बाद भी लिख सकते हो बेटा, इसके बाद भी लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो बेटा इसके बाद, जैसे आपने नहीं बोला आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग वॉकिंग की बजाय आपने क्या लिख दिया बेटा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। जॉगिंग पे जा रहा हूं तो आई एम गोइंग फॉर अ जॉग, जॉगिंग पे जा रहे हो तो जॉग। आई एम गोइंग फॉर अ स्विम। तो आप या तो इसको ऐसे या ऐसे लिख सकते हो बेटा, या तो इसको ऐसे या ऐसे लिख सकते हो। आई एम गोइंग फॉर अ रन, जितनी भी वर्ब्स हैं आप उसे ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने बोल दिया आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वॉक पे जाता हूं। और इसी को आप कैसे बोल सकते हो बेटा, आई गो वॉकिंग इन द मॉर्निंग। आई गो रनिंग एवरी डे, आई गो फॉर अ रन एवरी डे। आई गो इसी के नीचे लिख लो फॉर अ रन, आई गो फॉर अ रन या आई गो रनिंग एवरी डे। तो आपके पास क्या हो गया बेटा, दो ऑप्शंस हो गए। बोलते नहीं लेट्स गो फॉर अ राइड, लेट्स गो फॉर अ राइड, बोलते ना बेटा लेट्स गो, आओ चले, लेट्स गो फॉर अ राइड, आओ राइड पे चलते हैं भाई साहब, घूम के आएंगे बाइक पे। सो लेट्स गो फॉर अ राइड, लेट्स गो राइडिंग की बजाय, ठीक है, लेट्स गो फॉर अ राइड। मैं बोलूं लेट्स गो फॉर अ राइड ऑन माई बाइक, लेट्स गो फॉर अ राइड ऑन माई बाइक। ये चीज है। अब ये और ये, लेकिन बच्चा पता है कंफ्यूज कहां हुआ, एग्जाम का क्वेश्चन था बेटा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था कहां गया, शॉपिंग वाला, हाँ ये रहा, दे हैव गॉन शॉपिंग। तो सेंटेंस क्या था एग्जाम में, नो एरर। बच्चों ने क्या बोला, दे हैव गॉन शॉपिंग, कहता है ये नहीं जचरा काट के आगे, जबकि ये क्या था एग्जाम में, नो एरर। समझ रहे हो। लेकिन इसे नो एरर कहने के लिए, ठीक है, ये सीजीएल का बेटा क्वेश्चन, इसे नो एरर कहने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट का, ठीक है, करो कॉपी। तो ये गो वर्ब ऐसे यूज होती है बेटा। अब लास्ट हमारी वर्ब बचती है बेटा डू, उसको मैं कराऊंगा। यहां तक करो कॉपी।
आओ जी बादशाह, हो गया बेटा। वॉक के नीचे क्या लिखा है, ये वाला बेटा, लेट्स गो फॉर अ राइड। ये नीचे हो गया ना बोर्ड, ये है लेट्स गो फॉर अ राइड, फॉर। एग्जाम देने जाने से रिलेटेड सेंटेंस, ये बोलते बेटा एग्जाम में कैसे सेंटेंस, एग्जाम में ऐसे सेंटेंस, ये तो आया हुआ सीजीएल का नो एरर, सेम सेंटेंस आएंगे, और क्या एग्जाम में अलग आएंगे, मैं अलग कराऊंगा, सेम ही सेंटेंस तो बेटा। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान हो गया, आप जवाब नहीं दे रहे। विनीत भाई समझाते कम हो सर, लिखवाते ज्यादा। अब पागल पागल तो नहीं हो गया तू, नशा वशा कर रहा है? कहता है समझाते कम हो लिखवाते ज्यादा। मैंने पहले ही बोला था इसके एग्जाम्पल्स ज्यादा लिखवाऊंगा मैं डिलेक्सिकल वर्ब के। साला 2 कोड़ी के एग्जाम्पल थोड़े से लिखने क्या पड़ गए, उतने में ही फट ली। समझाते कम हो लिखवाते ज्यादा। अच्छा एक बात पता है बेटा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखो मैं सीधी देसी भाषा में समझा रहा हूं आपको, सिंपल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। पता है क्या होता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई भी हो, इवन मैं भी हूं, साला जिस पे थोड़ा सा जोर पड़ जाता है ना, वो दूसरों में कमी निकालने भाग जाता है। खुद के गिरेबान में कोई नहीं झांकता। किसी सबकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी भी बात कर रहा हूं बेटा, इसमें इस दुनिया में हर इंसान की बात कर रहा हूं। जरा सी ऐसी तैसी हुई नहीं, जरा सा प्रेशर आया नहीं, इंसान घबरा के क्या करता है, घर वालों में कमी निकालेगा, टीचर में कमी निकालेगा, दोस्तों में कमी निकालेगा। ऐसी तैसी खुद की हुई पड़ी है। पढ़ना खुद ने नहीं, 2-4 एग्जाम्पल कॉपी करने पड़ गए, सर लिखवा ज्यादा दिया, समझाया कम। इसमें एक ऐसी तैसी करा, एक समझाने वाली बात समझाई, और ढेर सारे एग्जाम्पल मुझे पता था डिलेक्सिकल वर्ब के लिखवाने चाहिए, लिखवाने पड़ गए। बस थोड़ा सा जोर आते ही लिखवा ज्यादा दिए, समझाया कम। और अपनी भी बुराई कर रहा हूं, इसमें सब है बेटा, सब है इस चीज में। जिसके ऊपर जोर पड़ा वो सब दूसरों में कमियां निकालता चला। जिस दिन फेल होगा ना, उस दिन पता है किसमें कमी निकालेगा, घर वालों ने लेट कोचिंग कराई, घर वालों ने लाइब्रेरी नहीं जाने दिया, ठीक है, दोस्तों ने साला बताई नहीं कौन सी किताब लेनी है, उसने साला प्रैक्टिस कम कराई, उसने प्रीवियस ईयर किताब मेरे को नहीं दी वरना मेरे नंबर आ जाते, फला फला पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा। अपनी गिरबान में कोई नहीं जाता, चाहे तू हो या मैं हूं। बात तो ये है, हम फेल होते हैं, कुछ भी होते हैं ना, हम दूसरों में कमी निकाल देते हैं तुरंत। मेरी भी यही आदत है, तेरी भी यही आदत है, सबकी आदत है, बुरा मानने का नहीं है। लेकिन बेटा कामयाबी तभी मिलेगी जब अपनी गलती को गलती मानोगे और आगे बढ़ोगे। समझ में आई बात? तो ये चोचलेबाजी से पेपर नहीं निकलता, तो दूध पीता बच्चा नहीं रहा है। आओ बाजी आगे देखते हैं। तो ये हुआ बेटा गो। अब अगली जो वर्ब है लास्ट, वो है डिलेक्सिकल वर्ब डू। अब जरा डू को समझ लेते। ठीक है, डू क्या होता है? ये वर्ब आप बोलो, ये तो सर नॉर्मल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होती है, आई डू माई वर्क ऑन टाइम मेन वर्ब होती है। तो या तो आपने ये हेल्पिंग वर्ब देखी है या मेन वर्ब देखी है। लेकिन बेटा डू, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं डिलेक्सिकल वर्ब। अच्छा डू की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? डज, और पास्ट में क्या होगा? डिड। वो तो सब नॉर्मल जानते बेटा, अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेगी। ये थोड़ी ना गो फिक्स थोड़ी ना बेटा, भाई गो फिक्स थोड़ी। अगर वेंट होगा तो आई वेंट रनिंग, आई वेंट रनिंग, आई वेंट शॉपिंग, तो टेंस के हिसाब से तो बदलेगी, ये भी टेंस के हिसाब से बदलेगी बेटा। लेकिन कैसे यूज होगी भाई? पहला फॉर्मेट याद रखिएगा बेटा, पहला फॉर्मेट। अगर आप इसको 1 2 3 लिख ले, क्या 1 लिख लो ऐसे। पहला, अगर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं बेटा, इसके फॉर्मेट सेम है, फिक्स है बेटा। प्लस आप डू यूज करते हो या आप डज यूज करते हो बेटा, कब डू या डज आएगा आप सबको पता है। इसके बाद तय है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, इसके बाद तय है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन। इनका यहां कोई मीनिंग नहीं होगा बेटा, जीरो मीनिंग, नो मीनिंग, इनका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। हाँ, तो ये क्यों यूज हो रही है? टू एम्फेसाइज, बस बात को एम्फेसाइज करने के लिए बेटा, जोर लगा के बोलने के लिए यूज होगी। इनका कोई यूज नहीं होगा बेटा, कोई भी इनका मीनिंग नहीं होगा। जैसे ध्यान से सुन, मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हर दिन क्रिकेट खेलता हूं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा। तो आपने बोला आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, हर दिन मैं क्रिकेट खेलता हूं, कोई गलत नहीं सेंटेंस में, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं इसको यह बोलना हो मैं हर दिन जरूर क्रिकेट खेलता हूं, बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं,
कहता भाई कुछ हो जाए मैं ये काम जरूर करता हूं, कुछ हो जाए मैं ये काम जरूर करता हूं। तो अब मैं क्या बोलूंगा बेटा, अब ये डायलॉग सुनना, आई डू प्ले, इसको बोलने का लहजा भी ऐसा ही होता है बेटा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग आवाज में, कड़क आवाज में। एक बंदा बोला आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, एक बोला आई डू प्ले क्रिकेट एवरीडे। आई डू प्ले क्रिकेट एवरीडे, मैं हर दिन क्रिकेट जरूर खेलता हूं। आई डू प्ले क्रिकेट एवरीडे, मैं हर दिन क्रिकेट जरूर खेलता हूं। तो आई डू प्ले क्रिकेट, बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नेगेटिव में नहीं बनता, ये ठीक है इंटेरोगेटिव में नहीं बनता, सिर्फ ऐसे बनता है। फिक्स फॉर्मेट है बेटा, अपनी तरफ से आप नेगेटिव नहीं, जयदीप सर इसका नेगेटिव बनाए आई डू नॉट प्ले, अरे वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा बेटा। फिर बोलते ना चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, पिंकी और रिंकी आपसे कहना चाहती है, तो आपने बोला प्लीज डू कम, है ना, प्लीज कम आना, प्लीज डू कम जरूर आना, ऐसे भी ये यूज होता है। तो इसीलिए बेटा अगला एग्जांपल हम बोलते हैं ना प्लीज कम, प्लीज आना, हाँ ठीक है बेटा, इसी को एम्फेसाइज करो तो आप पता है क्या बोलोगे, प्लीज डू कम, प्लीज जरूर आना है। तो दोनों सही है बेटा, हिंदी में तो हम जरूर बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश का इसका कोई मीनिंग नहीं होता। प्लीज डू कम, बस मतलब दूसरे को स्ट्रेस कर रहे हो। तो आपने बोल दिया बेटा आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, आई डू प्ले क्रिकेट एवरीडे, बस। अगर सर ही होता, सिंगुलर होता, तो बेटा एक बात बताओ, ही के साथ प्ले या प्लेज, ही प्ले क्रिकेट एवरीडे या ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे, तो आप बोलोगे सर ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे, ठीक है। चलो आगे देखो, अगर मैं इसी को एम्फेसाइज करके बोलूंगा बेटा, तो आप क्या बोलोगे, ही डज प्ले क्रिकेट एवरीडे। अब आप बोलोगे सर डज प्लेज कर दूं ना मेरे बच्चे, ना, क्यों, क्योंकि बेटा ऑलरेडी डज सिंगुलर हो गया, तो यहां डज प्लेज मत कर देना, एक एरर पेपर में ऐसे भी आ जाएगा, डज प्ले। यहां डू प्ले मत कर देना, डू में भी नहीं, सिंगुलर, ये वर्ब एक बार सिंगुलर होगी तो उसको सिंगुलर करने की जरूरत नहीं। तो ही डू प्लेड नहीं, ही डू प्लेज नहीं, ही डज प्ले। और इसका कोई नेगेटिव वगैरह नहीं बनता, या तो ये ऐसे यूज होता है या ऐसे प्रेजेंट में, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे सर पास्ट करने के लिए बेटा इसी के ऊपर लिख लो डिड, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट। और डू और डज क्या बताते हैं बेटा, प्रेजेंट। ये तो हालांकि बच्चों वाली बात है, आपको पता तो है। मैं वहां गया था या मैंने क्रिकेट खेला था, तो आप बोलोगे आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। इसको एम्फेसाइज करोगे तो आप पता है क्या बोलोगे, आई डिड प्ले क्रिकेट, आई डिड प्ले क्रिकेट, क्योंकि बेटा पास्ट दिखाने के लिए आपने क्या कर दिया, डिड, लेकिन डिड प्लेड मत कर देना, क्योंकि मेरे बच्चे डिड के बाद प्लेड नहीं आएगा, ये ऑलरेडी पास्ट हो। तो इसे आप पास्ट और प्रेजेंट में आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपकी पीडीएफ मैंने डाली हुई है, वो पीडीएफ याद करनी है, उसी में से आपके पास आ जाएंगे सिमरन मेरे बच्चे, उसके अलावा आपको वन वर्ड याद नहीं करनी, ठीक है। हे प्रभु, हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है बेटा, नमस्ते। हाउ डू यू डू का रिप्लाई भी नमस्ते ही होता है बेटा, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू अमेरिकन फ्रेज होती है नमस्ते, तो नमस्ते नमस्ते। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हम क्या करते हैं, हाउ डू डू, आई एम फाइन, वो हाउ आर यू होता, हाउ डू यू डू सेम होता बेटा। सर रिवीजन करने का तरीका ऐसा अच्छा बताओ जिससे दिमाग में एकदम चला जाए। नोट से रिवाइज करो बेटा, आप नोट्स लिख के जो बनाए हैं आपने, नोट से रिवाइज करो, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। तो बेटा ये ऐसे यूज होते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, देखो भाई इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एक तो पहला तरीका तो ये हो गया बेटा इसका। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा, अगला एग्जांपल कि आप ये यूज कर रहे हो, आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, तो आपने बोल दिया आई डू प्ले, तो प्ले वर्ब सेम थी। अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे आई डू माई वर्क ऑन टाइम,
मैं अपना काम समय पर करता हूं। और इसमें अगर मैं डिलेक्सिकल वर्ब डू लगाना चाहूं तो दो डू इकट्ठे हो जाएंगे, दो डू इकट्ठे हो जाएंगे बेटा। आई डू माई वर्क ऑन टाइम। जैसे आप ये नहीं बोल रहे थे आई प्ले क्रिकेट, तो आई डू प्ले क्रिकेट, तो प्ले यहां आ गई थी, अब डू ऑलरेडी ये थी, तो डू डू इकट्ठे हो जाएंगे पेपर में, तो घबराने का नहीं। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल भी कॉपी करेगा। ठीक है, तो डिलेक्सिकल, इसलिए इसका कोई मीनिंग ही नहीं आता यहां पर, इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंग इसी का है बेटा। अब इसी को टीचर हटाते तो मैंने बताया आपको डिलेक्सिकल वर्ब है। तो आई डू माई वर्क ऑन टाइम। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं बेटा ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, अगर इसका बनाना तो आप पता है क्या बनाओगे इसका, ही डज डू, डज डू हो जाएगा बेटा, डज डज तो होगा नहीं, डू डज होगा नहीं, डज डू, क्योंकि सिंगुलर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर जरूर करता है, थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया। ठीक है, आइए अगर पास्ट हो तो बेटा जैसे मैंने बोल दिया आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, मैंने अपना काम समय पर किया था। अच्छा, मैंने अपना काम समय पर जरूर किया था, आई के साथ पास्ट के लिए डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई डिड डू माई वर्क ऑन टाइम। तो इस तरीके से भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा तो कह देना बे जयदीप सर से पढ़ के आए, लुल्ल क्वेश्चन हमें परेशान थोड़ा ना करेंगे। कॉपी कर लो बेटा। अब डू का लास्ट फंक्शन देखेंगे, फिर डिलेक्सिकल वर्ब हमारा खत्म हो जाएगा। हे भगवान, इरेगुलर वर्ब की पीडीएफ कहां पर मिलेगी? इरेगुलर वर्ब की पीडीएफ बेटा उसी में है, इरेगुलर वर्ब में ही, और हेडिंग डली हुई आपको मिल जाएगी। इरेगुलर वर्ब पे इरेगुलर वर्ब ही लिखा होगा ना बेटा। या नहीं है तो मैं एक बार अभी भी अपलोड करा देता हूं। एक सेकेंड दो, मेरे को भी कराता हूं। अरे गोविंद नहीं आया क्या अभी? ठीक 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 ठीक। ठीक है ना, अभी आ जाएगा बच्चा हमारा, फिर अपलोड कर दे। तो वरना तो होनी चाहिए, पहले से ही है इरेगुलर वर्ब, पहले से ही है सर पीडीएफ, बस तो फिर तो ठीक है बेटा, मना कर देता हूं फिर मैं उससे।
ठीक है, चलिए मेरे भाई अब आगे की बात करते हैं। बेटा डू का लास्ट फंक्शन है, थोड़ा ये भी इंटरेस्टिंग है, अटपटा है। डू वगैरह डिलेक्सिकल का आपने देखा सेकंड, अब इसका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, सेकंड क्या होता है बच्चे, जब डू ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट है तो पास्ट है तो डज, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस वेंस मॉडल अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप इसे यूज करेंगे। इसके बाद क्या होगा बेटा, आर्टिकल दा लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डाल देता है। आर्टिकल दा लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डाल देता है वो। उससे क्या होता है सर, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे आप उसी वर्ब को ऐसे बोल जाते हो जैसे मम्मी आज मैं कुकिंग करूं, मम्मी आज मैं कुकिंग करूं, आज मैं ये करूं। तो उसमें जब आप इसे यूज करते हैं बेटा, तो आप इसे कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने बोला आई विल कुक टुडे, आपने बोला आई विल कुक टुडे, बिल्कुल ठीक है बेटा। इसी को आपने बोला आई विल डू द कुकिंग टुडे, आई विल डू द कुकिंग टुडे, आई विल डू द कुकिंग टुडे, आज मैं कुकिंग करूं, आई विल डू द कुकिंग टुडे, आज मैं कुकिंग करूंगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा। आई विल डू द शॉपिंग टुडे, जैसे आई विल गो शॉपिंग था ना, आई विल डू द शॉपिंग टुडे, आई विल डू द क्लीनिंग टुडे बोलते हैं ना, या दे विल डू क्लीनिंग, अरे यार वो तो क्लीनिंग करेंगे, दे विल डू क्लीनिंग, दे विल डू वॉशिंग, ठीक है, दे विल डू वॉशिंग, दे डू वॉशिंग एवरी संडे, हर संडे कपड़े धोते हो आप, तो आप इस तरीके से बोलते हो। तो बेटा दे विल डू द वॉशिंग टुडे या दे विल डू द वॉशिंग, ऐसे बेटा दे विल डू द क्लीनिंग, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है जी, आप ये फॉर्मेट इसमें एक और अप्लाई करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा जो आप यूज कर रहे हैं। एक तीसरा और उसका थोड़ा सा यूनिक तरीके से एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। तीसरा पॉइंट है और इस पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं यूज ऑफ नथिंग बट, जो डिलेक्सिकल वर्ब से कैसे रिलेट करेगा वो बता। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये बेसिकली लास्ट कॉन्सेप्ट। ओए राम, जैसे बेटा आप बोलो हर संडे मैं क्लीनिंग करता हूं, तो आप क्या बोलते हो, आई डू क्लीनिंग, आई डू द क्लीनिंग एवरी संडे। हर संडे मैं क्लीनिंग करता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई डू द क्लीनिंग एवरी संडे। हर संडे मैं क्लीनिंग करता हूं। ये चीज आप अपने आप में अप्लाई करते हो बेटा चीजों को। अगर मैं एक टॉपिक को हर 10 दिन बाद रिवाइज करता हूं तो क्या मैं कमजोर नहीं बेटा। अच्छा, हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका, हर स्टूडेंट का रिवाइज करने का तरीका ज्यादातर अलग अलग होता है। तो आप जिस हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं और आपके नंबर अच्छे आने लग रहे हैं, तो आप अपने तरीके में क्यों बदलाव करो, अब चलाओ उसे। अब आप हर 10 दिन पे रिवीजन करने का आपका मन कर रहा है, आप करो, नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना बेटा फिर। ठीक है, तो अच्छी बात है। आज के टाइम में बुरा क्या हो गया ना, कोई भी माइक उठाता है कुछ भी बोल देता है। इंस्टाग्राम रील्स की बच्चों ने सुननी होती है, खुद पर भरोसा ही नहीं रहा किसी का। अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, कह रहा है आंखों पर जो हम ठंडे पानी के छक्के मारते रहते हैं ना, वो गलत है, नहीं मारने चाहिए, क्योंकि आंखों में लुब्रिकेंट पहले से होता है जो आंखों को जो गीला रखता है, हम फिर ड्राई कर लेते हैं, आंखों को ज्यादा पानी मारते हैं। बताओ उस गधे को कौन बताए कि आंखों में जो डस्ट है, पोल्यूशन है, इतना जाने लग रहा है, अगर वो छपके नहीं मारेंगे पानी के तो वैसे ही खराब है। तो कोई भी कुछ भी आके ज्ञान बांट जाता है, ऐसा तो है नहीं कि बेटा पहले वेरीफाई होती हैं चीजें डलने से पहले। यही आपके साथ होता है।
यही आपके साथ होता है। कोई भी आके कुछ भी कह देता है, कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी में मिलता है, वो कुछ कह देता है, तुम उसकी मान लेते हो, तुम अपनी चीजों को भूल जाते हो, तुम अपने पर ही शक पैदा कर लेते हो कि यार शायद मैं गलत कह रहा हूं, भाई सही कह रहा है। आप खुद से अच्छे से देखो किसी भी चीज को टैकल करने का। बेटा इंग्लिश की ही बात करूं मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट को, बड़ा आसान सा है बेटा। अच्छे से सिलेबस करो, साथ साथ रिवीजन रखो, अपनी प्रैक्टिस रखो, हाँ, और फिर मॉक टेस्ट दो। हाँ, जा मेरे बच्चे ले ले 100% मार्क्स। इसके अलावा कोई भी साला कुछ बोल रहा है तो वो गलत है, बेवकूफ है, ठीक है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आई बेटा? क्या करना है, क्या करना है, ये चीज आए ना? बता क्या करना। अच्छे से सिलेबस करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, 100% मार्क्स लो। क्या इसका कोई भी शॉर्टकट है बेटा? नहीं है ना? तो ये अपनाओ ना। अब सिलेबस अच्छे से करो, रिवीजन सोचो कैसे आपको अच्छा लगता है, अल्टीमेटली सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे रहेंगे, सोचो, खुद से सोचो बेटा आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। एक बार में समझ आता है, 2 में, 3 में, उतने तरीके से अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन है और अच्छे से अपना फिर पेपर से पहले या बीच में आप मॉक टेस्ट देते चले गए। और ग्रामर को, वोकैब को, कॉम्प्रीहेंशन को अलग अलग देखो। ग्रामर वीक है, कॉम्प्रीहेंशन वीक है, वोकैब वीक है, जो ज्यादा वीक है चीज उस सेगमेंट पर और ज्यादा मेहनत बढ़ा दो। समझ में आई बात? क्योंकि कई चीजें बड़ी अटपटी हो जाती हैं बेटा, जब बच्चा कहता है ना सर एरर नहीं बनते टॉपिक के। कैसे नहीं बनते भाई? क्यों नहीं बनते? इस बात का कोई अर्थ है? तो वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है बेटा टीचर के लिए भी, कि बच्चा कहता है सर, सपोज करो बेटा मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, सपोज टेंस पढ़ाया, आप कह रहे हो टेंस के एरर नहीं बनते। मतलब इस बात का कोई सिर पैर नहीं है पाजी, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। अच्छे से पढ़ा दिया, अच्छे से प्रैक्टिस करा दी, टेंस के एरर नहीं बन रहे, मजाक चल रहा है बेटा ये। कई बार मैं अगर सोचता हूं तो मुझे वाकई में समझ नहीं आता वो बच्चा क्या सोच रहा है। इसका मतलब पक्का रिवीजन नहीं किया होगा, इसका मतलब अच्छे से क्लास नहीं ली होगी, इसका मतलब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी। सिंपल सी बात है, तभी तो एरर नहीं बनेंगे, वरना बाकी बेवकूफ बैठे हुए जिनके सबके एरर बन रहे हैं। तो मतलब आपको 2 बार क्लास देखनी थी, आपको ज्यादा रिवीजन करना था, आप कमजोर छात्र थे इंग्लिश में, लेकिन आपने नहीं किया, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं सर टेंस के एरर नहीं बन रहे। तो ये कहने से पेपर नहीं निकलेगा। तो होता है ना, आपका दिमाग है, आप ही उसे बेहतर जानते हैं, आपके शरीर को आपसे बढ़िया कोई और नहीं जानता। तो ये जो है चीजें, इनको थोड़ा सवार लो बेटा। फिर आता है सर वोकैब याद नहीं। अच्छा भाई, मैं गधा हूं, वहां 48 क्लास वोकैब के ले चुका हूं। 48 क्लास तूने देखी यूट्यूब पर? 48 क्लास के बाद भी याद होनी स्टार्ट नहीं हो रही। किताब स्टार्टिंग से खरीद के याद करनी चालू की, तो टीचर अपना कहता रहता है, बच्चों ने माननी नहीं होती है। टीचर अपना कहता रहता है, बच्चे कहां मानते बेटा? आप भी कहां मान रहे? जो मान रहे उसके नंबर आ रहे हैं, जो मान रहे वो खुश है, जो मान रहे वो सिलेक्शन भी ले लेगा। तो चीजों को पहचान। चलो भाई आगे देखते हैं। अब ये नथिंग बट का क्या रहस्य है सर? ये यूज ऑफ नथिंग बट का क्या रहस्य है, इसको देखते हैं। तो ये नथिंग बट क्या होता है? देखो बेटा, पहले तो नथिंग बट का डिलेक्सिकल वर्ब से क्या कनेक्शन है थोड़ी देर बाद मैं आपसे समझा दूंगा आपको। और ये चीज है, रूट वर्ड कैसे लर्न करें, हाँ ये मैंने ही कराए हुए बेटा पहले वोकैब बैच में, और थोड़े दिन में मैं ही करा दूंगा इसको। रूट वर्ड को आप मत खुद से याद करोगे तो ज्यादा बर्डन ले लोगे, इसमें टीचर की जरूरत है, मेरी जरूरत पड़ेगी आपको, मैं ही करा दूंगा, ठीक है। चलो, यूज ऑफ नथिंग बट क्या होता है सर? ये नथिंग बट और डिलेक्सिकल वर्ब से इसका क्या कनेक्शन है, थोड़ी देर में जानेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, इससे ये जो बट बंदा होता है ना, ये जो बट बंदा होता है, ये कंजंक्शन भी होता है और ये प्रेपोजिशन भी होता है। बट जो है ना बेटा, ये कंजंक्शन भी होता है, जब दो बातों को जोड़ता है, इसका मीनिंग परंतु होता है, किंतु, लेकिन, परंतु। और बट जो है वो प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है भाई। जब बट प्रेपोजिशन का काम करता, अरे वो हो गया, हो रखी हो पीडीएफ। बट जब प्रेपोजिशन का काम करता है तो बेटा इसका के सिवाय या के अलावा मीनिंग होता है। के सिवाय या के अलावा मीनिंग होता है, के सिवाय या के अलावा इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये चीज यहां मतलब अलग अलग है। जैसे मैंने बोला था ना बेटा आपको, आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे इन्वाइट किया था, हाँ, बट ही डिड नॉट कम, परंतु वो नहीं आया।
और एक और खासियत है बेटा, जब ये कंजंक्शन होता है इससे पहले हमेशा कोमा आता है। कंजंक्शन टॉपिक में बताऊंगा क्यों। जब भी हमेशा दो बातों को जोड़ रहा है बेटा, ये कंजंक्शन है। प्रेपोजिशन कब होता है? जैसे मैंने बोला बेटा, एवरीबडी, एवरीबडी बट हिम, देख रहे हो, इसके बाद अब ऑब्जेक्ट है, वॉज देयर, मतलब सब थे उसके अलावा वहां। तो यहां ये प्रेपोजिशन है बेटा, और प्रेपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेती है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट लेती है। तो एवरीबडी बट हिम, तो उसके अलावा सब वहां थे। तो कौन थे? सब थे। किसके अलावा? इसके अलावा। एक्सेप्ट का मीनिंग देता है बेटा, तो प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब नथिंग बट में एक अलग ही कहानी है। और बेटा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है ना, तो इसको हम फ्रेज बोलते हैं। इसको हम फ्रेज बोलते हैं बेटा। ठीक है, लाइव सेशन रखना। यस, किस चीज का लाइव सेशन बेटा? वो भी तो लिख। तो हम किसे क्या बोलते हैं भाई? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो जो प्रेपोजिशन बनाती है ना बेटा, दो शब्द होते हैं उसमें, दो शब्दों के समूह को या ज्यादा शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं, इसलिए इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है ना बेटा, वो एक्स्ट्रा मीनिंग होती है सेंटेंस में। मतलब एक्स्ट्रा मीनिंग कहो या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहो, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है सेंटेंस में। मतलब आप उसको हटा के देखोगे ना, तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। देखो, एवरीबडी वॉज देयर, हर कोई था वहां, किसके अलावा? उसके अलावा। तो ये एक्स्ट्रा एक बात अटैच होती है बेटा, हमेशा उसको हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ। तो सेंटेंस देखो, हटाने से भी ठीक रहेगा, लगाने से भी ठीक रहेगा। हटाया तो इंफॉर्मेशन हट गई, लगाया तो इंफॉर्मेशन आ गई। एवरीबडी वॉज देयर, देख रहे हो, एवरीबडी वॉज देयर, खटाक। तो ये थोड़ा सा चीज याद रखिए। देखना, अब ध्यान देना, जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे परख रहे हैं तो आसान काम आपके लिए लगने लग गया। अब जरा एक बात को देखिएगा, नथिंग बट को। बेटा अगर मैं ये बोल दूं, आई वॉन्ट एन एप्पल, ठीक है, या आई वॉन्ट एन एप्पल, या इसको मैं ऐसे लिख लूं, आई एट एन एप्पल, ये लिख दो, मैंने एक सेब खाया था। आई एट एन एप्पल, तो बेटा एट क्या हुई? वर्ब हुई, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हुआ बेटा? एप्पल। इसका मतलब उसने क्या खाया था? एप्पल खाया था। तो पेट में क्या गया बेटा? एप्पल गया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया था। अब बंदा क्या करता है, अगर मैं ये बोल दूं आई एट नथिंग बट एन एप्पल, आई एट नथिंग बट एन एप्पल, बेटा दोनों बातों में फर्क क्या है? दोनों बातों में फर्क क्या है? नीचे उसने क्या खाया और ऊपर उसने क्या खाया। तो अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं तो बंदा कह रहा है आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया था, तो इसका मतलब उसके पेट में एप्पल चला गया बेटा। नीचे कह रहा है मैंने कुछ नहीं खाया एप्पल के सिवा, तो नीचे भी तो एप्पल ही खाया। अगर वो ये बंदा कह रहा है बेटा मैंने कुछ नहीं खाया एक एप्पल के अलावा, तो मेरे पुत्र उसने खाया क्या? एप्पल ही तो खाया। इसका मतलब दोनों एग्जाम्पल में उसके पेट में एप्पल ही गया है। तो अब भी क्या हुआ, ये जो एट है मेरे बच्चे, ये अपने आप में वर्ब है। हाँ, अब भी इसका ऑब्जेक्ट बेटा एप्पल ही रहा है, क्योंकि खाया तो एप्पल, और जो खाया वही तो उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा बेटा। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसका यही रहा, मैंने कुछ नहीं खाया एप्पल के सिवा। तो तूने खाया क्या? एप्पल ही तो खाया, केवल एक एप्पल ही खाया, ऊपर भी एप्पल खाया, नीचे भी एप्पल खाया। तो नथिंग बट लगाने से क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, बात एम्फेसाइज हो गई, कुछ नहीं, बात एम्फेसाइज हो गई। वही कुछ नहीं, बात एम्फेसाइज हो गई। आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, मुझे कुछ नहीं चाहिए एप्पल के अलावा, तो चाहिए तो तुझे एप्पल ही, कुछ नहीं, बात एम्फेसाइज हो गई। इसका मतलब यहां नथिंग बट क्या है फिर? इसका मतलब वही है बेटा, देखो कंजंक्शन तो है नहीं, तो ये प्रेपोजिशन है, और अब ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन नथिंग बट एक ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है कि बेटा यहां इसके पहले जो नथिंग है यही इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और इस बार ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रही है बेटा, अंग्रेजी भाषा में ये जादू हुआ है इसके साथ। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद आता है,
लेकिन बेटा एक नथिंग बट जो ये बनता है ना, एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, और जो नथिंग से पहले जो बट जो यूज हो रहा है, बट से पहले नथिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट ही है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसलिए मेरे बच्चे सेंटेंस में ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाते ही मीनिंग आ रहा है। आई एट एन एप्पल, आई एट नथिंग बट एन एप्पल, नथिंग बट, इसलिए एक साथ बोला जाता है। तो इसीलिए हमने इस चमत्कारी चीज को देखा, और इस चमत्कार चीज को आज आपके दिमाग में मैंने समझा दिया। मेरे बच्चे, नथिंग बट जो ये है अपने आप में टेक्निकली बट प्रेपोजिशन है मेरे बच्चे, और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पहले, और मिलकर जो नथिंग बट है वो अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है बेटा। वेरी गुड। और पुत्र जी जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, हाँ, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसा मीनिंग, कैसा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। इसलिए आप उसको हटा के देखोगे तो सेंटेंस तब भी सेम रहता है। आया मजा? भाई ये है इस चीज का राज। अब मैं सिखाऊंगा ये चीज डिलेक्सिकल वर्ब से कैसे रिलेट करेगी। तो नथिंग बट का आज पहली बार आपको यूज पता चला होगा, इसलिए नथिंग बट सेंटेंस में आकर कुछ नहीं करता, बात सिर्फ एम्फेसाइज करता है। आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। अब इस पर भी इस एरर कैसे आएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा मस्तानी लाइफ का। तो नथिंग बट का रहस्य आपके लिए समझ आ गया होगा। मेरा पॉइंट ये था बेटा, फटाक से कॉपी करो। फिर एक ऐसा रूल मैं आपको बताऊंगा, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लाइब्रेरी में बैठे हो तो लाइब्रेरी खिसक जाएगी। ध्यान से संभल के कुर्सी की पेटी बांध के बैठिएगा। हाय राम। ठीक है बेटा, आइए देखो। अब आपको एग्जाम में एक छोटा सा काम करना है बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको हटा के देखो सेंटेंस गलत है या सही है। अब एरर कैसे आएंगे पेपर में, देखो बेटा। उसमें दिया आई वॉन्ट, ठीक है, नथिंग बट टू अ पेन। इसमें एरर बताओ। आई वॉन्ट नथिंग बट टू अ पेन। आप बोलोगे जयदीप सर देखो, नथिंग बट तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है, हाँ, इसको हटा के देखो बेटा तो सेंटेंस क्या बना, आई वॉन्ट टू अ पेन या आई वॉन्ट अ पेन। आई वॉन्ट अ पेन, टू कहां से आ गया सर? तो बेटा यही तो एरर है छोटू, यही तो एरर है, टू नहीं आएगा। आई वॉन्ट नथिंग बट अ पेन। अब टू क्यों नहीं आया तुम्हें तो पता है, क्योंकि प्रेपोजिशन फ्रेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसको हटाओ तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये, और इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो इसको प्रेपोजिशन की जरूरत है ही नहीं। तो आई वॉन्ट नथिंग बट अ पेन। चलो अब बेटा मैं प्रीवियस ईयर का एक एरर लिख रहा हूं। मैंने बोला आई वॉन्ट नथिंग बट टू लव। बेटा सेम एरर पेपर में था, क्या गलती है? अच्छा एक बात बताओ, आई वॉन्ट टू लव, अरे आई वॉन्ट लव, मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यार के अलावा। आई वॉन्ट नथिंग बट लव, आई वॉन्ट नथिंग बट लव, मुझे प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नाउन है बेटा, तो इसका मतलब ये टू लगाने की यहां आवश्यकता नहीं थी। वॉन्ट का ऑब्जेक्ट लव बनाना था।
क्योंकि नथिंग बट हटेगा तो वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये एरर पेपर में था बेटा। अब देखो, अब मैंने आपके सामने एक चीज लिखी और देखिएगा बड़ी मस्तानी चीज है। मैंने बोला बेटा दे डू, हां ध्यान से सुनना, दे डू टू प्ले हॉकी, दे डू टू प्ले हॉकी। हाँ इसमें बताओ एरर क्या है। दे डू टू प्ले हॉकी, आप बोलोगे सर ये डू डिलेक्सिकल वर्ब है, और डिलेक्सिकल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है, किस चीज की जरूरत नहीं है, टू की जरूरत नहीं। दे डू प्ले हॉकी, दे डू प्ले हॉकी, दे डू प्ले हॉकी। दे डू टू प्ले हॉकी तो गलत है ना बेटा, दे डू प्ले हॉकी। ये सही हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ। दे डू टू प्ले हॉकी नहीं, दे डू प्ले हॉकी। इसी चीज को बेटा, हां अगर मैं ऐसे लिख दूं दे डू और इसके बीच में मैं नथिंग बट लगा दूं तो फर्क क्या पड़ता है, दे डू नथिंग बट टू प्ले हॉकी, दे डू नथिंग बट टू प्ले हॉकी। अब मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, नथिंग बट अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। अरे दोनों क्वेश्चन सेम ही तो है, ये टपक के क्या कर लेगा, बात तो बराबर है बेटा। क्या दे डू प्ले हॉकी, वो हॉकी जरूर खेलते हैं। दे डू नथिंग बट वो कुछ नहीं करते, हॉकी जरूर खेलते हैं। वो कुछ नहीं करते, हॉकी जरूर खेलते हैं। तो ये तो एम्फेसाइज कर गया बात को। तो बेटा अब भी तो टू कटा, तो ये नथिंग बट हटा, तो डू क्या डिलेक्सिकल वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू आता ही नहीं है। वेरी गुड, तो ये यहां पर खत्म हो गया। एक दो तो कमाल है भाई साहब। कहता पेपर में कैसे पता चलेगा डिलेक्सिकल वर्ब है, आई यूज कर मेरे पुत्र ये पढ़ा है, यही सेंटेंस तो आएंगे ना, तो ऐसे पढ़ के तो पता चलेगा साला डिलेक्सिकल वर्ब। और कान में क्या मैं बताने आऊंगा तेरे पेपर में ये डिलेक्सिकल वर्ब है आयुष, पहचान लिया है? पेपर में कैसे पता चलेगा, पेपर में कैसे पता चलेगा, हर एक साला इसी पे मरा पड़ा है, पेपर में कैसे पता चलेगा। अरे पढ़ के पता चलेगा भाई, कोचिंग क्यों कर रहा है, तभी तो कर रहा है, पढ़ के पेपर में पता चल जाए ये क्या है। पेपर में भी पता चलेगा तेरे को क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या नहीं आ रहा है। एक दो तो भाई साहब इतना गुस्सा दिला देते हैं, इनको तो पता ही नहीं क्या है। पेपर में कैसे पता चलेगा डिलेक्सिकल, यानी पढ़ के पता चलेगा, और कान में तो कोई बताने नहीं आएगा। डिलेक्सिकल वर्ब का केस है, पेपर ही सोल्व करने आ जाए तेरा कोई, अलग ही है भाई साहब इनके स्वैग। तो क्या बना बेटा, दे डू नथिंग बट प्ले हॉकी। ये एरर ऐसे। अच्छा अब सर इसमें रूल क्या, रूल बताए क्या है। जिन्होंने पहले इंग्लिश पढ़ी होगी ना, जिन्होंने किताब विताब पढ़ी है, इतना गंदा वाहियात रूल होता है। पता है क्या रूल होता है, नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्या लिखा रहता है, नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अरे भाई साहब हद है, ये टीचर भी एक दो मिलेगा, नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है, प्रयोग करते हैं। जबकि इसका रीजन ये नहीं था, इसका रीजन ये था कि डिलेक्सिकल वर्ब है, और डिलेक्सिकल वर्ब डू जब होती है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नथिंग बट प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्स्ट्रा मीनिंग देती है, इसलिए इसको हटा के हम देखते हैं तो क्या हो रहा है भाई साहब। और इसका क्या रूल बना दिया, इसका मतलब कहां से क्या लॉजिक जोड़ा है यार, क्या लॉजिक जोड़ा है। मतलब ये कह दिया बेटा कि भाई साहब रात को पेड़ के नीचे नहीं सोते, तो पूछा क्यों, क्योंकि भूत आ जाते। फिर बड़े हुए तो पता चला पेड़ जो है रात को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे लिए ऑब्वियसली भाई गलत है, इसलिए नहीं सोते। तो ये कुछ ऐसा ही है बेटा नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि इसका रीजन कुछ और ही है। नथिंग बट के बाद फर्स्ट फॉर्म क्यों, नथिंग बट के बाद तो नाउन भी आता है, नथिंग बट पेन, फिर क्या कर लोगे। नाश रूल वाली कौन सी बुक की बात करते हो आप, किसका मजाक उड़ा रहे हो। सारी किताब ऐसी है बेटा, मार्केट की किताब उठा लो कोई भी ग्रामर की, वो देखो सब में यही छन छन सब रूल लिखे हैं। जैसे मैथ्स में होता है ना, फॉर्मूले रट्टा मारते हो आप, फॉर्मूले बनाना सीखते हो, ऐसे इंग्लिश में रूल है सीधा रट्टा चलो बेटा, तो ये था हमारा डिलेक्सिकल वर्ब, खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे हम करेंगे बेटा आपकी
मूड वर्ब्स, अगला जो टॉपिक है वो वर्ब्स का ही हिस्सा है, मूड वर्ब्स। तो अगली क्लास में हम मूड वर्ब्स स्टार्ट करेंगे मंडे को, ठीक है। तो यहां तक इसको कॉपी करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यूं ही रिवीजन करते रहिए। और आप 4 बजे आपकी क्लास होगी जिसमें 2023 के सीजीएल प्री के मैं आपको वो करा रहा हूं एरर्स, ठीक है, कराऊंगा। तो 4 बजे मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो डिलेक्सिकल बोले तो अपना खत्म होने लगा भाई। तू लू 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 लू। तो अगली क्लास में हमारा वर्ब खत्म होगा बेटा। चलो भाई लोग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, बाय बेटा।